नमस्कार साथी, आप सभी को मेरे सभी शिक्षक अभ्यर्थी छात्र जो कि बिहार में आगामी आने वाले शिक्षक बहाली के लिए दिन प्रतिदिन जो है वो लगातार इस संघर्ष में जो है वो प्रगतिशील है, कार्यरत है। तो उन सभी के लिए मैं सुजाता बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आ रही हूँ अपने चैनल के ज़रिए, अपने वीडियो के ज़रिए। और मैं आपको बिहार में होने वाले जो शिक्षक बहाली है उससे संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, वो आप सबों तक पहुंचाने का काम करूंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो दिन प्रतिदिन पेपर में या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट इसके संदर्भ में निकलती है उसे लेकर के वह काफ़ी जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज के इस लेटेस्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो आज का ये सबसे पहला न्यूज़ है कि जो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि पिछले विगत माह 10 अप्रैल से जब से ये नियमावली निकाली गई है, तब से पूरे बिहार राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी छात्र जो है उनके बीच में काफ़ी उथल पुथल मच गई है। प्रतिदिन रोज़ दिन प्रतिदिन जो है वो नए नए नियमों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और ये शिक्षक बहाली जो है वो अधर में वो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है वो शिक्षकों को बहाल करेगी या नहीं करेगी, ये अभी तक एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन बाद में जब देखा गया तो एक बात जो है वो क्लियर की गई कि शिक्षकों की बहाली जो है वो बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी। और बीपीएससी के माध्यम से इसलिए की जाएगी क्योंकि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है। क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है पहले से ही उनकी जो ज्वाइनिंग की गई थी तो उस समय वो बस मार्क्स के आधार पर हुआ था और सीटेट बीटेट जो क्वालिफाई जो एग्ज़ाम जो होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके आधार पर किया गया था। लेकिन जब सरकार ने इस नियमावली में कुछ बदलाव किए, उन्होंने कहा कि अब जो शिक्षक की बहाली होगी उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक विशेष परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जो कि आज से पहले भी बहुत मतलब कि शायद ये 96 के आसपास भी उस समय भी बीपीएससी के थ्रू जो है वो टीचर की बहाली की गई थी। तो उन्होंने बिल्कुल उसके सिमिलर इसको कर दिया। हाँ, वेतनमान में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना और उन सारी मूलभूत सुविधाओं को दिया जाना तय किया गया। तो इसको लेकर के अभी क्या है कि हमारे अभ्यर्थियों के बीच में बहुत सारी विडंबनाएं बनी रही। चूँकि इसमें देखा गया कि 1 to 5 में जो है वो सीट जो है वो लिमिट कर दिया गया। इसके बाद 6 to 8 में जो है वो सीट ही नहीं रहा और 9, 10, 11, 12 के में जो है वो स्टेट पास होने के बावजूद भी उन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ को लेकर के जो है उन्होंने बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो स्टेट पास हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में 3-3 केस दायर किया है। और देखिए, तो हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ठीक पहले याचिका दायर, तो लिस्टिंग भी 1 माह बाद ही तब तक आ जाएगी वैकेंसी। यानी कि हाई कोर्ट में इस केस को फंसा दिया गया है। और कल जो है वो पटना में नियोजित शिक्षक जो थे वो सड़क पे भी उतरे। उन्होंने पुरजोर विरोध किया है इस नियमावली का, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है हमारी सरकार का। उनका कहना है कि 2006, 2012 और 2020 की नियमावली भी जो थी वो उनके द्वारा मतलब कि उसमें पंचायत व नगर निकाय के द्वारा 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर जो है वो शिक्षक का नियोजन किया गया था और ये सभी शिक्षक कार्यरत हैं। नई नियमावली के तहत भी इन्हें सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। पुरानी नियमावली इसलिए समाप्त नहीं की क्योंकि ऐसा होने पर उपरोक्त नियमावली के आधार पर नियोजित शिक्षकों की कोटि के संचालन का प्राधिकार ही खत्म हो जाएगा, जो वैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि इस सवाल का जवाब तो यही मिल गया है कि अगर ये पुरानी नियमावली को समाप्त किया जाता है तो इनका जो संचालन का प्राधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो स्थिति वह और भी विकट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपत्ति इस पे ये जताई जा रही थी कि 2012 और 2020 में जो प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बताए गए थे, जिसमें बेसिक, स्नातक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, लेकिन 2023 की नियमावली में प्रधानाध्यापक का जिक्र भी नहीं था। इसे प्रमोशन से भरा जाना था। प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है इस नियमावली में। यानी कि देखा जाए तो 6 to 8 के जो सारे सीट्स हैं उसको ये प्रमोशन के थ्रू, प्रोन्नति के थ्रू भरेंगे और जो प्रधानाध्यापक की जिसे प्रोन्नति के द्वारा भरा जाना था तो उसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम का प्रावधान कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उलट पुलट है, इसीलिए हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों ने इस पर केस किया है। अब ये केस होने के बाद
अब मुद्दा यह है कि यह बहाली आगे कहाँ तक जाती है, क्या ये बहाली फंसती है या फिर सरकार जो है वह अपना निर्णय बदलती है। तो मैं आपको आज का लेटेस्ट न्यूज़ बता रही हूँ कि अभी संदीप सौरभ जी से कुछ पत्रकार भाई ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि सरकार के कुछ सदस्यों से जब बात की गई तो उन्होंने इस पर कुछ मंथन या विचार करने का निर्णय लिया गया, लेकिन आगामी कई दिनों से सरकार जो है वो इस पर विचार ही करती आ रही है और यह विचार कितने दिनों तक और जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो जब इन नियोजित शिक्षकों को, इन स्टेट पास अभ्यर्थियों की जो कहते हैं वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, सहन शक्ति ख़त्म हो गई, तब इन्होंने जाकर के केस किया है हाई कोर्ट में। और मैं आपको एक और न्यूज़ बता दूं कि ये लोग कल जो है स्टेट पास अभ्यर्थी, ये कल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है और वो हमें जाकर के यह केस करेंगे। इसके लिए उन्होंने आज पटना में भी कैंप लगाया और यह कैंप जो है वह 3 दिनों तक इन्होंने लगाया है। 3 अलग अलग दिनों में, शनिवार को भी था और आज भी है। और जो है ये लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। चूँकि अब बात की जाए, मैं बात कर रही हूँ 2018 के बाद की जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी, क्योंकि हम लोग जो 2018 अब उस समय से ही हम लोग जो है वो कंपटीशन देते हुए तब हम लोगों ने बीएड किया है। पहले जो था वो बीएड में डायरेक्ट एडमिशन होता था, लेकिन 2012 के बाद जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है वो बीएड में एडमिशन किया जाने लगा। उसके बाद फिर सीटेट का एग्ज़ाम हुआ। हम लोगों के समय में बीएड बीटेट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, तो हम लोग तो सीटेट क्वालिफाइड हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए जो स्टेट की एग्ज़ाम जो है 2019 में होने वाली थी, उस समय हम लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रहा था। हम लोग अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में जो है वो हम लोग एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन हम लोगों ने केस भी किया और हमें नहीं जीतने दिया गया और हमें इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया। और इस परीक्षा को होने में काफ़ी समय लग गया, ये 2 बार कैंसिल भी हुआ, लेकिन उस समय हमें इस परीक्षा में अपीयर होने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया गया। फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग इस चीज़ को भी फेस करने के लिए तैयार थे और हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए भी, चलो जब हम लोगों ने इतना एग्ज़ाम दिया है तो एक और एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ पे दुविधा ये है कि जो नियोजित शिक्षक जो कई वर्षों से, 15 वर्षों से जो शिक्षा का काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उन्हें परेशानी हो पढ़ने में। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेकर के वो जो है उनका जो समस्या है उसको समाधान करें और हम लोगों की बहाली को इसमें नहीं फंसाएं। अभी अभी रंजीत सर का एक वीडियो आया है और उसमें उन्होंने 3 प्रश्न का जो है वो उत्तर दिया। जो पहला था कि नई नियमावली बनने के पहले पंचायत और नगर निकायों से शिक्षक बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया गया। तो इस पर उनका तर्क था, चूँकि वो अभी लॉ से ग्रेजुएट है, तो सर ने यह कहा कि अगर इस चीज़ को, नियमावली को समाप्त किया जाएगा तो जो नियोजित शिक्षक है उनका संवैधानिक प्राधिकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है कि संविधान के तहत ही पंचायत और नगर का जो है वो अधिकार दिया गया। यह नियमावली पब्लिक डोमेन में रखकर आप नहीं की गई। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे। तो जब देखा जाए तो पहले भी ऐसा होता है। उन्होंने भी कहा है कि पहले भी जो है वह एग्ज़ाम लिया जाता था, तो बीपीएससी के शिक्षक जो थे वो एक ही स्कूल में बीपीएससी के भी शिक्षक हैं और जो नियोजित हैं वो भी शिक्षक हैं। और तीसरा है कि नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ है, इन सभी का प्रश्नों का उत्तर अब सरकार जानेगी जिस चीज़ पर केस किया गया है। और इस ही संदर्भ में मैं एक चीज़ आपको और बताने जा रही हूँ कि हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका भी एक बयान मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारे बीपीएससी के चेयरमैन सर अतुल प्रसाद जी का एक स्टेटमेंट है। जो परमाणु भौतिक विज्ञानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होता है। जब कुछ अनिश्चित हो और अटकलें तेज हों तो अपनी राय में उच्चतम संभावना पर जाएं, ना कि उस पर जो कुछ बुद्धिमान लोग अपनी तीखी आवाज़ में सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर ने बहुत सारा ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में पता नहीं कौन कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, ये तो हम लोग भगवान ही जाने, हम लोग तो नहीं जान सकते हैं। लेकिन सर का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर का जो है हम लोग उसके पीछे कम भागे और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, केस कर देना ही सॉल्यूशन नहीं होता है किसी चीज़ का। हमें पता है कि केस करने के बाद जो है वह बहाली काफ़ी समय तक लटक सकती है। और ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में सोचा जाए जिनके पास मात्र 2 साल 3 साल बचा हुआ है, अगर
इस बहाली को होने में 2 से 3 साल लग गए, तो शायद भगवान ही मालिक होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मेरे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहन हैं, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। इस चैनल को शुरुआत करने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे मेरे जो आसपास जो मेरे मित्र थे, जो मेरी फ्रेंड सर्कल्स थे, उसे बहुत परेशानी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि तैयारी कैसे किया जाए, नहीं किया जाए। तो आगे मैं इससे रिलेटेड, तैयारी से भी रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दूँगी कि हम जो बिहार सीआरटी है उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। तो ये सारी जानकारी भी मैं आपको इस चैनल के थ्रू दूँगी, बशर्ते कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ज़रूर अच्छा करूँगी। और ये हमारे जो कहते हैं ना, भविष्य का सवाल है, हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है ये हमें पता है। तो चलिए, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप में जो है, आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स करें और आप लोगों से अनुरोध है कि अच्छे कमेंट्स करें। इससे क्या होता है कि जो मनोबल है वो बढ़ता है, ठीक है, और काम करने में भी मन लगता है। तो ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।